हाय बच्चा, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रैंकलिन बायोलॉजी क्लासेस। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टडी किया था प्रोसेस ऑफ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, और हमने देखा कि एक न्यूरॉन जो होता है एक एक्साइटेबल सेल होता है, और इसको एक्साइटेबल या पोलराइज्ड फॉर्म में रखने के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है आयन चैनल्स, जिनमें हमने 3 आयन चैनल्स को डिस्कस किया था, जिसमें पहला था लीकेज चैनल, सेकंड था वोल्टेज गेटेड चैनल एंड थर्ड था बेटा लाइगेंड गेटेड चैनल्स। ठीक है, तो जिसमें हमने लाइगेंड गेटेड चैनल में देखा था कि लाइगेंड गेटेड चैनल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जहाँ पे वो साइनेप्सिस को यूज़ करता है। ठीक है ना। एंड सेकंड में आपने देखा था लीकेज चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स, जो दोनों क्या करती है, मेम्ब्रेन की पोलरिटी को चेंज करती है, या मेम्ब्रेन को एक साइड से पॉजिटिवली चार्ज बनाती है एंड दूसरे साइड से नेगेटिवली चार्ज बनाती है। ठीक है ना। सो आज हम उसी टॉपिक के रिलेशन में बेटा आगे बढ़ेंगे, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन आप थोड़ा पॉज करके लिख सकते हैं अगर आप अपने कॉपीज़ में लिखना चाहते हैं, या इनका फोर्थ सेट निकाल सकते हैं बेटा। तो ये वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको आप एक बार रीड करिएगा। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम समझेंगे कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है, एंड किस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, किसको हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, एंड किसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं बच्चा कि नर्व सेल का जो मेम्ब्रेन होता है बेटा वो पोलराइज्ड होता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमें पता है बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर का बना होता है। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लिपिड बाइलेयर होगी ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे ले आता हूँ, और ये हेड्स हो गए जो मैंने अभी बना लिए बेटा, और हेड्स के बाद क्या होती है बेटा, लिपिड मॉलिक्यूल्स में टेल्स पाई जाती है ना। तो जो आप ऑलरेडी बॉटनी में पढ़ चुके होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। सो ये मॉलिक्यूल्स एम्फीपैथिक होते हैं बिकॉज इनका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, एंड टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। और इस तरीके से बेटा किसका फॉर्मेशन होता है, हमारी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है ना। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा एक न्यूरॉन का है। ठीक है, तो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूरॉन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो हमें पता है बेटा कि न्यूरॉन के अंदर 2 एंड्स होते हैं, तो मैं सेम कलर यूज़ करता हूँ जो मैंने लास्ट क्लास में यूज़ किया था। सो दिस एंड इज़ कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म बेटा, तो ये साइटोप्लाज्म एंड हो गया। ठीक है ना, तो ये साइटोप्लाज्म एंड हो गया इधर से, और ये हमारा आउटर साइड हो गया, ये एक्सोप्लाज्म का एंड हो गया। तो ये एक्सोप्लाज्म का एंड है। ठीक है, सो ये कौन सा एंड है बेटा, ये साइटोप्लाज्म का एंड हो गया, और ये एक्सोप्लाज्म का एंड हो गया बेटा, या एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि अगर हम इस एरिया की बात करें, येलो एरिया की बात करें, तो यहाँ पे पोटेशियम आयन ज़्यादा थे, और इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे सोडियम आयन ज़्यादा थे, है ना। तो लास्ट क्लास के अंदर क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ लीकेज चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स पोटेशियम अंदर आया था एंड सोडियम अंदर आया था, एंड पोटेशियम बाहर चला गया था, याद है ना। और जैसे जैसे पोटेशियम बाहर चला गया तो यहाँ पे पोटेशियम आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता गया, सोडियम का डिक्रीज़ होता गया, एंड सेम समय बेटा यहाँ पे सोडियम आयन्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होता गया एंड पोटेशियम का डिक्रीज़ होता गया, है ना। फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि लीकेज चैनल जो पोटेशियम की होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ सोडियम। सो मीन्स ज़्यादा सोडियम बाहर जाएगा एंड कम पोटेशियम अंदर आएगा, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या जनरेट होता है, नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। इसको हम और ज़्यादा आज बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बट अभी मैं शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूँ कि आपके मेम्ब्रेन के अंदर बेटा अभी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज से मतलब मेरा कहने का क्या है कि यहाँ पे बेटा मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयन्स कम है। ठीक है ना,
एंड सोडियम आयन जो है बेटा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, बट अगर देखा जाए बिकॉज सोडियम कम अंदर आ चुका है बेटा, तो उसके कंपैरिजन में पोटेशियम की कमी अभी, सोडियम की कमी अभी भी होगी, बिकॉज 3 पोटेशियम के बदले 2 सोडियम अंदर आ रहे हैं ना, 3 पोटेशियम बाहर गए थे बेटा, और 3 पोटेशियम के बदले कितने पॉजिटिव चार्ज अंदर आए बेटा, 2 पॉजिटिव चार्ज अंदर आए। सो दैट मीन्स 1 पॉजिटिव चार्ज तो माइनस हो रहा है ना, 1 पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, 3 पॉजिटिव चार्जेस बाहर गए थे, 2 पॉजिटिव चार्जेस बेटा अंदर आए थे, है ना। सो एटलीस्ट बेटा 1 तो माइनस हो रहा है ना हर शिफ्ट में। सो जैसे जैसे ये शिफ्ट चलता रहेगा 1-1 चार्ज बेटा माइनस होता जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज बन जाता है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज बन जाता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे पोटेशियम इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। सो ये हमने देखा था कि एक नरू जो हमने पढ़ा था ना कि न्यूरॉन पोलराइज्ड होता है, फिर मैंने बोला था पोलराइज्ड का मतलब ये हुआ कि उसमें हमेशा चार्ज डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये चार्ज डिफरेंस आपको कैसे देखने को मिलती है, हमेशा ये चार्ज डिफरेंस आपको देखने को मिलती है बिकॉज हमेशा आपके न्यूरॉन के अंदर बेटा लीकेज चैनल्स काम करती रहती है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स काम करती रहती है, जिनकी वजह से आयॉन्स हमेशा शिफ्ट होते रहेंगे। तो आपको मेम्ब्रेन का एक साइड बेटा पॉजिटिव मिलेगा, एक साइड नेगेटिव मिलेगा, या मेम्ब्रेन के साइड्स आपको हमेशा चार्जड मिलते हैं बेटा। सो दिस चार्जड प्रॉपर्टी बेटा, इसी को हमने क्या बोला था, पोलराइज्ड प्रॉपर्टी बोला था, ठीक है। सो नर्व सेल का जो मेम्ब्रेन होता है बेटा, मैं शॉर्ट में अगर बता दूँ तो वो पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड का मतलब हुआ बेटा उसमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है, बिकॉज यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव ज़्यादा है, तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस है बेटा चार्ज में, देयर आर मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस साइड, देयर आर लेस पॉजिटिव चार्जेस ऑन दिस साइड, एंड वाइस वर्सा बोलूँ मैं तो देयर आर मोर नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस साइड एंड देयर आर लेस नेगेटिव चार्जेस ऑन दिस साइड। सो डिफरेंस दिख रहा है ना यहाँ पे आपको बेटा चार्जेस के बीच में, ठीक है। सो नर्व सेल का जो मेम्ब्रेन होता है बेटा वो पोलराइज्ड होता है, बिकॉज उसमें हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है 2 सरफेसेस पे, एक हो गया ये वाला सरफेस और एक हो गया ये वाला सरफेस। अब अगर आप में से कोई चाहे इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक है, मान लो फॉर आप बोल रहे हैं कि सर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाहते हैं, हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए बेटा हमेशा आप क्या यूज़ करते हैं, आप जो SI यूनिट यूज़ करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द मेम्ब्रेन्स बेटा, ठीक है ना। तो हम उसके लिए SI यूनिट यूज़ करते हैं मिली वोल्ट्स, ठीक है। हम कौन सा SI यूनिट करते हैं बेटा यूज़, मिली वोल्ट्स बेटा यूज़ करते हैं। सो याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेम्ब्रेन के अंदर बेटा जब हम मेजर करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, हम मिली वोल्ट्स का सिंबल यूज़ करते हैं। और अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये पॉसिबल कैसे, हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमारे पास बायोलॉजी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पाए जाते हैं जिनको हम माइक्रो इलेक्ट्रोड्स नाम देते हैं। जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए बेटा ऐसे, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम एक माइक्रो इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और उस माइक्रो इलेक्ट्रोड को बेटा हम डिप कर देते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये माइक्रो इलेक्ट्रोड लिया और इसको मैंने कहाँ डिप कर दिया बेटा, मेम्ब्रेन के अंदर डिप कर दिया, ये देखिए। सो इन इलेक्ट्रोड, ये बहुत स्मॉल इलेक्ट्रोड्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, दे आर कॉल्ड एज माइक्रो इलेक्ट्रोड्स। इनको माइक्रो इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, इस माइक्रो इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसे मान लो फॉर ये आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर बेटा, इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वोल्ट मीटर, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है बेटा, वोल्ट मीटर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड हमने यहाँ से ले लिया और इस इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर के साथ। जैसे बेटा आपका ये इलेक्ट्रोड स्विच ऑन होगा, जैसे एक्टिवेट हो गया इलेक्ट्रोड, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा बेटा, अंदर वोल्ट मीटर के अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स बेटा ऐसे इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग डिवाइस लगा होगा जो आपको वोल्टेज मेजरमेंट करने में मदद करेगा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +70 मिली वोल्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे 0 मिली वोल्ट है और यहाँ पे -70 मिली वोल्ट्स है, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो जैसा भी आपको यहाँ पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जैसा भी आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, वो वोल्टेज कहाँ पर शो होता है बेटा, इस वोल्ट मीटर में शो हो जाता है। समझ आया ना। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं बेटा, ये समझ आया। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लिया, तो हमको क्या मिला बेटा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला दैट कि एक
न्यूरॉन के अंदर बेटा, ठीक है, जो रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन मतलब ये हुआ कि वो न्यूरॉन बेटा अभी नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उसमें बेटा अभी नर्व इम्पल्स प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हो पाया है, तो हम ऐसे न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज रेस्टिंग न्यूरॉन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बेटा। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या ले रहा हूँ बेटा, मैं एक न्यूरॉन ले रहा हूँ, जिस न्यूरॉन को मैं मान रहा हूँ बेटा कि ये न्यूरॉन क्या है, रेस्टिंग न्यूरॉन है। रेस्टिंग न्यूरॉन का मतलब हुआ बेटा पोलराइज्ड न्यूरॉन है, ठीक है, रेस्टिंग न्यूरॉन का मतलब क्या हुआ, पोलराइज्ड न्यूरॉन है बेटा, ठीक है, तो ये कैसा न्यूरॉन है, पोलराइज्ड, दिस न्यूरॉन इज पोलराइज्ड बेटा, पोलराइज्ड न्यूरॉन है बेटा, ठीक है। सो एक रेस्टिंग न्यूरॉन या एक पोलराइज्ड न्यूरॉन के अंदर जब हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं ना, सो दैट मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा, ठीक है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, आरएमपी बोलते हैं। सो याद रखना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा एक न्यूरॉन का वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो हम उसका कैलकुलेट करते हैं बेटा जब वो न्यूरॉन रेस्ट में होता है। रेस्ट का मतलब हुआ बेटा जब वो पोलराइज्ड स्टेट में होता है, उसके अंदर बेटा अभी नर्व इम्पल्स प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है बेटा। सो दिस टाइप ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए मेम्ब्रेन और ऑफ न्यूरॉन बेटा दिस इज कॉल्ड एज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन। और जब हमने बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैलकुलेट किया बाय द हेल्प ऑफ दिस माइक्रो इलेक्ट्रोड्स बेटा, तो हमको क्या मिला, एक न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो होता है -70 मिलीवोल्ट्स बेटा। तो ये एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। सो एक न्यूरॉन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा, वो -70 मिलीवोल्ट्स होता है। अब यहाँ पे जो माइनस साइन है ना बेटा, ये माइनस साइन कुछ नहीं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंदर वाला मेम्ब्रेन नेगेटिव है एंड बाहर वाला मेम्ब्रेन पॉजिटिव है। सो दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज नेगेटिव एंड ऑटोमेटिकली बेटा द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव। एंड जब भी हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं ना, हम हमेशा बेटा अंदर वाले मेम्ब्रेन को कंसिडर करते हैं, हम बाहर वाले मेम्ब्रेन को कंसिडर नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। तो याद रखेंगे पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम अंदर वाले मेम्ब्रेन को कंसिडर करते हैं। सो जब हमने एक न्यूरॉन लिया बेटा और हमने माना कि वो न्यूरॉन बेटा अभी काम नहीं कर रहा है, वो न्यूरॉन अभी बेटा ट्रांसमिशन नहीं कर रहा है, वो न्यूरॉन रेस्टिंग में है। सो जब हमने बेटा एक रेस्टिंग न्यूरॉन के पोटेंशियल को कैलकुलेट किया, सो हमें पता चला कि एक रेस्टिंग न्यूरॉन का पोटेंशियल जो होता है दैट इज इक्वल टू -70 मिलीवोल्ट। और इस -70 मिलीवोल्ट वाले पोटेंशियल को बेटा हमने क्या नाम दिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नाम दिया या आरएमपी नाम दिया बेटा, समझ आया ना। सो ये बिल्कुल भूलना नहीं है बेटा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये कैसे जनरेट होता है, या कौन से फैक्टर्स है जो इस आरएमपी को जनरेट करते हैं या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। सो हम देख लेते हैं बेटा फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू आरएमपी। आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब कौन कौन से फैक्टर की वजह से आपका न्यूरॉन जो है बेटा वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जनरेट करता है या शाबाश पोलराइज्ड स्टेट जनरेट करता है। ये फैक्टर्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इनको और आज डिटेल में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो टिपिकली 70 मिलीवोल्ट्स -70 मिलीवोल्ट्स होता है और उसके पीछे 3 इंपॉर्टेंट कारण है बेटा, ठीक है। आरएमपी जो है आपका, आरएमपी कितना आपका बेटा -70 मिलीवोल्ट्स एंड दिस -70 मिलीवोल्ट का जो आरएमपी होता है बेटा, इसको बनाने के लिए 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमारे न्यूरॉन्स के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट फैक्टर बेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयॉन्स इन एक्सोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बेटा, ठीक है। तो पहला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फैक्टर हम पढ़ रहे हैं बेटा किसकी वजह से आरएमपी बनता है, किसकी वजह से न्यूरॉन जो है बेटा वो पोलराइज्ड स्टेट में पाया जाता है। तो उसका पहला फैक्टर होता है बेटा अनइक्वल, ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयॉन्स, ठीक है ना, in the exoplasm and extracellular fluid बेटा,
एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बेटा। तो ये पहला कारण है। सबसे पहले हम इसी कारण को समझने की कोशिश करते हैं। सो मतलब हमारे पास क्वेश्चन जो है बेटा वो ये है कि सर कैसे एक मेम्ब्रेन -70 मिलीवोल्ट रेस्टिंग पोटेंशियल जनरेट करता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के 3 कारण है बेटा, ये इस क्वेश्चन के 3 आंसर है, जिसमें से पहला आंसर क्या है बेटा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयॉन्स इन एक्सोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें बेटा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक न्यूरॉन बना लेता हूँ बेटा, या न्यूरॉन का एक्सॉन वाला पार्ट बना लेता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूरॉन, और ये इस न्यूरॉन का बेटा क्या है, ये इस न्यूरॉन का एक्सॉन है, समझने के लिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन बेटा। इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना इसका। सो फॉर ये एक न्यूरॉन है बेटा, और ये इस न्यूरॉन का क्या है, इस न्यूरॉन का एक्सॉन है, ठीक है ना। हम ऑलरेडी जानते हैं बच्चा कि इस न्यूरॉन के पास क्या पाई जाती है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स पाई जाती है ना, एंड लीकेज चैनल्स पाई जाती है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ चैनल्स को बना ही लेता हूँ इधर। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं मान लेता हूँ कि ये लीकेज चैनल्स है या वोल्टेज गेटेड चैनल्स है, ये पोटेशियम चैनल्स हो गई, ठीक है ना। और ये फॉर एग्जाम्पल बेटा ये सोडियम चैनल्स हो गए, इनको सर्कल से ले लेता हूँ मैं। सो ये सोडियम चैनल्स हो गए बेटा। हम ऑलरेडी जानते हैं दैट पोटेशियम चैनल जो होती है बेटा उनका नंबर ज़्यादा होता है, चाहे वो वोल्टेज हो या लीकेज हो, एंड कंपेरेटिवली बेटा उसके कंपैरिजन में सोडियम चैनल्स का नंबर क्या होता है बेटा, कम होता है ना। अब इसको ध्यान से देखिए। अब हम और एक चीज़ जानते हैं दैट अगर हम एक न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म बेटा। सो येलो कलर से मैं एक्सोप्लाज्म बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब हम एक्सोप्लाज्म की बात करते हैं बेटा एक न्यूरॉन के, तो एक्सोप्लाज्म के अंदर कौन ज़्यादा होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर कौन ज़्यादा है बेटा, पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा है बेटा, समझ आया ना। बट बिसाइड्स पोटेशियम आयन्स बेटा एक्सोप्लाज्म के अंदर और एक इंपॉर्टेंट चीज़ पाई जाती है, दैट इज यहाँ पे मिलते हैं आपको बेटा नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। क्या मिलते हैं बेटा, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। या मैं ऐसे कर देता हूँ, नाम हटा देते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्टली डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं बेटा, यहाँ पे मिलते हैं आपको शाबाश मैक्रोमोलिक्यूल्स बेटा। जैसे ये लीजिए मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, ये है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। तो इनके ऊपर बेटा आपको नेगेटिव चार्ज मिलता है, ये नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स है, ठीक है। जब हम आउटसाइड की बात करते हैं, जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं बेटा, ये हमारा आउटसाइड हो गया ऐसे इस तरीके से बेटा, है ना। सो आउटसाइड के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आउटसाइड के अंदर आपको मिल रहे हैं बेटा सोडियम आयन्स, ठीक है। और बिसाइड सोडियम आयन बेटा यहाँ पे आपको क्लोराइड आयन भी मिलते हैं। अब ये क्यों ऐसा है इसको समझिए। देखिए आपने बाहर रखा बेटा सोडियम ज़्यादा, आपने अंदर रखा पोटेशियम ज़्यादा, ठीक है। अब अगर बेटा सोडियम अंदर बाहर ज़्यादा है, पोटेशियम अंदर ज़्यादा है, तो एक नॉर्मल न्यूरॉन के अंदर मतलब जिसमें चैनल्स काम नहीं कर रही है बेटा, उसमें ग्रेडियंट जनरेट होगा ना। आप अगर इधर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सोडियम ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए में ले लेता हूँ, पॉइंट ए पे सोडियम ज़्यादा है बट पॉइंट बी पे सोडियम कम है बेटा। पॉइंट सी पे बेटा पोटेशियम ज़्यादा है बट पॉइंट डी के ऊपर बेटा पोटेशियम क्या है, कम है। सो अगर बेटा ये आयॉन्स डायरेक्टली अकेले होते हैं, जैसे सोडियम अकेले होता, पोटेशियम अकेले होता, तो इनमें ग्रेडियंट जनरेट होता ना, एंड ग्रेडियंट की वजह से बेटा ये क्या करते हैं, ये मूव करना शुरू करते हैं। बट रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर क्या हो जाता है बेटा कि इनके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, इनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या रख देते हैं, नेगेटिव चार्ज रख देते हैं। जैसे जितने यहाँ पे सोडियम मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही क्लोराइड मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने यहाँ पे पोटेशियम मॉलिक्यूल्स होंगे ना उतने ही क्या होंगे बेटा, उतने ही नेगेटिव चार्जड प्रोटीन्स भी होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। अब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मदद करता है बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, उसको ज़रा सा एक बार ध्यान से सुनिए बेटा, ठीक है। होता क्या है बच्चा कि जब आपकी बॉडी के अंदर बेटा ये मॉलिक्यूल्स अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में डाले जाते हैं, तो जैसे सोडियम यहाँ पे है बट सोडियम को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया क्लोराइड से, तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे पोटेशियम है बेटा, पोटेशियम को मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया प्रोटीन से, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। सो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयॉन्स जो है बेटा एक्सोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, वो हमें मदद कैसे करते हैं बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन को जनरेट करने के लिए, बिकॉज वो एक तरीके से ग्राउंड बना के देते हैं, वो एक तरीके से बेटा बेसिक
कंडीशन बना के देते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड में सोडियम ज़्यादा है, ऑल्दो अभी कोई चार्ज नहीं है बट सोडियम ज़्यादा है। एक साइड में पोटेशियम ज़्यादा है, ऑल्दो अभी कोई चार्ज नहीं है बट पोटेशियम ज़्यादा है बेटा। अब ये चार्ज डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा वो हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे सोडियम इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ पे पोटेशियम इकट्ठा होता जाएगा, और हमेशा आपको मिलेगा बेटा कि बाहर वाली साइड में आपको सोडियम ज़्यादा मिलेगा, अंदर वाली साइड में आपको पोटेशियम ज़्यादा मिलेगा। सो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं बेटा, ये जो हमारे न्यूरॉन्स डेवलप कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बेटा कुछ समय बाद रीज़न बनेगा किस चीज़ का, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने का। अब वो कैसे बनेगा वो हम थोड़ी देर में देख लेते हैं, बट अभी इतना याद रख लीजिए, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज ज़ीरो है, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज ज़ीरो, बिकॉज रीज़न क्या है बेटा, जितने यहाँ पे सोडियम होंगे उतने ही क्लोराइड होंगे, जितने यहाँ पे पोटेशियम होंगे उतने ही नेगेटिवली चार्जड प्रोटीन्स भी होंगे। सो ये एक तरीके से रीज़न बन जाता है बेटा किसका, बेसिक मटेरियल तैयार करने का बेटा, किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटा, ठीक है ना। अब इसके अलावा कौन सी चीज़ हमें मदद करेगी रेस्टिंग पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, तो वो हम सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। सेकंड रीज़न जो है बेटा जिसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ, लास्ट क्लास की बात कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा इसको हम डिटेल में देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ मोर पोटेशियम लीकेज चैनल्स ऑन एक्सोलीमा as compared to सोडियम। अब ज़रा देखिए बेटा कैसे ये काम करते हैं, यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए ज़रा, ये ज़रा ध्यान से देखिए, सेम डायग्राम हम ले रहे हैं ना, इधर देखिए। सो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास पोटेशियम चैनल ज़्यादा है, सोडियम चैनल्स कम है, तो होगा क्या बेटा, बिकॉज ऑफ दीज चैनल्स, ध्यान से देख लीजिए बेटा, पोटेशियम कहाँ जाना शुरू करेगा, पोटेशियम बाहर जाना शुरू करता है, ये जा रहा है पोटेशियम बाहर। मैं मान लो एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो एक शिफ्ट में ज़रा ध्यान से देखिए बेटा कितने पोटेशियम मॉलिक्यूल्स बाहर गए, 3 पोटेशियम बाहर गए, समझ आने के लिए। सो ये गया पोटेशियम बाहर, ये गया पोटेशियम बाहर, ये गया पोटेशियम बाहर, और इसी एक शिफ्ट में बेटा कितने सोडियम अंदर आएंगे, तो मान लो फॉर एग्जाम्पल बेटा 2 सोडियम अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये सोडियम अंदर आया और ये सोडियम भी अंदर आया, तो ये सोडियम एंटर कर गया, ये सोडियम एंटर कर गया। अगर मैं बेटा इनके नाम हटा दूं, पोटेशियम हटा दूं, सोडियम हटा दूं, मैं खाली चार्ज की बात करूं, तो बाहर कितने चार्ज चले गए बेटा, बाहर चले गए 3 पॉजिटिव चार्ज, है ना, और अंदर कितने चार्ज आए बेटा, अंदर आए 2 पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से सुनिए, बाहर कितने चार्ज चले गए 3, और अंदर कितने आए बेटा 2। सो दैट मीन्स बेटा हमारे एक्सोप्लाज्म से कितने चार्ज माइनस में चले गए, 1 माइनस हो गया ना। ये तो मैं खाली एक शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ऐसे करोड़ों शिफ्ट होंगे बेटा, और हर शिफ्ट में एक एक मॉलिक्यूल, एक एक पॉजिटिव चार्ज बेटा अंदर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज बाहर इंक्रीज होते जाएंगे, इनका नंबर बाहर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर बाहर कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज बाहर से हमने 2 लिए थे और बदले में हमने 3 दे दिए, सो मतलब एक एक्स्ट्रा जा रहा है ना, +1 हो रहा है बेटा, और सेम समय बेटा अंदर -1 हो रहा है। सो अंदर एक एक चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और वही एक एक चार्ज बेटा बाहर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, समझ रहे ना। सो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बाहर बढ़ेगा, सेम समय बेटा वो चार्ज अंदर से तो डिक्रीज हो रहा है ना, ऑल्दो हम अंदर चार्ज ला रहे हैं पॉजिटिव, बट इसके कंपैरिजन में बेटा क्या ला रहे हैं, कम चार्ज ला रहे हैं ना अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, अंदर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट जब आप इनकी तरफ देखेंगे, ध्यान से देखिए, इनकी तरफ देखेंगे बेटा, ये कौन है, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है ना, ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स अभी तक इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर रहे थे, लेकिन जब ये पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा बेटा, 3 ये बाहर जाएंगे, बदले में 2 आएंगे, तो ये प्रोटीन इनको बैलेंस करना शुरू करेंगे, मतलब सोडियम को बैलेंस करना शुरू करेंगे, बट इनमें से बेटा एक प्रोटीन हमेशा पीछे रहेगा जो बैलेंस किसी को नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसका पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो उस प्रोटीन का जो नेगेटिव चार्ज होगा ना,
वो कहाँ पे शो होगा बेटा, वो अंदर वाले मेम्ब्रेन पे शो होगा। तो जो हम बोलते हैं ना बेटा पोटेशियम के बाहर जाने से अंदर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है बेटा, बिकॉज अंदर जो प्रोटीन है बेटा, प्रोटीन तो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है ना, प्रोटीन तो अंदर ही जमा होता रहेगा। अब ये प्रोटीन अभी तो मान लो फॉर एग्जाम्पल 3 पोटेशियम थे, तो 3 पोटेशियम को 3 प्रोटीन काउंटर कर रहे थे, ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा था। लेकिन अभी जब वो 3 पोटेशियम बाहर चले गए, बाहर से बेटा 2 सोडियम अंदर आए, तो ये प्रोटीन इसे काउंटर करेगा, ये प्रोटीन इसे काउंटर कर, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज फिर भी पीछे रह गया ना। तो ऐसे जैसे जैसे शिफ्ट होता रहेगा पोटेशियम का, नेगेटिव चार्ज बेटा एक एक क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। और इसकी वजह से बेटा मेम्ब्रेन अंदर से क्या बनता जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बनता जाएगा। और बाहर से क्या बनता जाएगा, बिकॉज बाहर पोटेशियम ++1 हो रहा है ना, बाहर क्या होता जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज बनता रहेगा। समझ आया ना। सो हम पढ़ रहे थे फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग आरएमपी, मतलब किसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है। तो मैंने अभी आपको बोला था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा जब आपका न्यूरॉन पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड का मतलब हुआ बेटा जब न्यूरॉन बाहर से होता है पॉजिटिव चार्ज, अंदर से होता है नेगेटिव चार्ज। तो हम यही समझना चाहते हैं ना कि कैसे बाहर पॉजिटिव चार्ज बनता है, कैसे अंदर नेगेटिव चार्ज बनता है। इसके आपने 2 रीज़न देखे। पहले देखा हमने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराया ताकि सोडियम अंदर आ जाए, पोटेशियम बाहर जाए। और इसमें बेटा हमें मदद किसने करी बेटा, हमको लीकेज चैनल ने, वोल्टेज गेटेड चैनल ने मदद करी टू क्रिएट दिस पोटेंशियल बैरियर बेटा बिटवीन द आउटसाइड एंड इनसाइड बेटा। और इसमें नेगेटिव चार्ज को डेवलप करने में कौन रोल प्ले कर रहा है, ये प्रोटीन्स रोल प्ले कर रहे हैं बेटा। समझ आया ना। अब इसके अलावा और एक बंदा भी इंपॉर्टेंट है जो रोल प्ले करता है, जो सोने पे सुहागा हो जाता है बेटा, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, बट जो तीसरा मैं लिखने वाला हूँ बेटा, ये और ज़्यादा हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एनहेंस करता है। दैट इज प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप बेटा, प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम। अब ज़रा देखो सोडियम पोटेशियम पंप करता क्या है। चलो इसको मैं इधर ले आता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप को ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये हमें हटाने पड़ेंगे टेम्परली। इसको ज़रा देखिए। सो अभी हम अभी तक पढ़ रहे थे वो सोडियम पोटेशियम पंप नहीं था बेटा, वो लीकेज चैनल सी वोल्टेज गेटेड चैनल थे। अब ज़रा देखिए मैं सोडियम पोटेशियम पंप को यहाँ पे बना रहा हूँ। मान लीजिए फॉर ये हमारा प्रोटीन है बेटा विच इज़ कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम एंटीपोटर, या इसको आप सोडियम पोटेशियम पंप भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको हटा देते हैं इधर से, या इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप भी बोल सकते हो, ठीक है। अब ज़रा इस कहानी को समझिए। जब हमारा लीकेज चैनल शुरू हुआ था तो लीकेज चैनल ने बेटा पोटेशियम को कहाँ भेज दिया, बाहर भेज दिया, है ना। और इसकी वजह से बेटा अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। और जब लीकेज चैनल सोडियम वाला एक्टिवेट हुआ था बेटा, उसने किसको अंदर भेजा, सोडियम को अंदर भेजा। इसकी वजह से बेटा बाहर सोडियम क्या हो चुका है बेटा, कम हो चुका है ना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मेम्ब्रेन बाहर से बोर पॉजिटिव हो जाए एंड मेरा मेम्ब्रेन से अंदर से बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा न्यूरॉन का मेम्ब्रेन बेटा, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि न्यूरॉन का मेम्ब्रेन बाहर से मोर पॉजिटिव हो जाए एंड न्यूरॉन का मेम्ब्रेन बेटा अंदर से मोर नेगेटिव हो जाए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो बचे हुए पोटेशियम्स है बेटा उनको बाहर भेजना पड़ेगा, बचे हुए सोडियम्स जो है बेटा उनको अंदर भेजना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ पे जो काम चल रहा था ना वो टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट था, बिकॉज यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा था, यहाँ पे पोटेशियम कम था, यहाँ पे सोडियम ज़्यादा था, यहाँ पे सोडियम कम था। तो हम सोडियम को उसके ज़्यादा से उसके कम की तरफ भेज रहे थे, पोटेशियम को उसके ज़्यादा से उसके कम की तरफ भेज रहे थे, ठीक है। यहाँ तक यही कहानी चल रही थी। लेकिन जब ये साइकिल चलता रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बेटा पोटेशियम बाहर बढ़ जाएगा ना, सोडियम अंदर बढ़ जाएगा। सो मतलब पोटेशियम अंदर कम हुआ, सोडियम बाहर कम हुआ। सो अब अगर मैं फर्दर बेटा एनहेंस करना चाहता हूँ बेटा मेम्ब्रेन की रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, मेरे को पोटेशियम को बेटा उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन से निकाल के उसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भेजना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पोटेशियम ऑलरेडी कम हो चुका है, यहाँ पे पोटेशियम ज़्यादा है। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सोडियम पोटेशियम पंप से मैं इन बचे कुछ सोडियम पोटेशियम्स को भी कहाँ पे भेज रहा हूँ बेटा, बाहर भेज रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम बेटा मैं क्या करूँगा, मैं सोडियम को क्या करूँगा, जो बचे कुछ सोडियम है बाहर बेटा, उनको उनकी लो कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ की तरफ लाऊंगा बेटा, उनकी हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ लाऊंगा।
तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगी बेटा, शाबाश, यहाँ पे एटीपी लगेगा। समझ आया ना, बिकॉज ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। सो जब आप ये पंप अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चलाओगे तो क्या करते हैं आप बेटा, आप 3 पोटेशियम को बाहर भेज देते हैं और 3 पोटेशियम के बदले बेटा आप 2 सोडियम को क्या करते हैं, अंदर लेके आते हैं। सो ज़रा ध्यान से देखिए हुआ क्या, फर्दर आप पोटेशियम को क्या कर रहे हैं बेटा, अंदर डिक्रीज़ कर रहे हैं। और जब पोटेशियम फर्दर अंदर डिक्रीज़ होगा, नेगेटिव चार्ज बेटा और ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। समझ आया ना। और जब यही पोटेशियम बाहर पहुँचेगा अंदर बेटा, अंदर तो इन्होंने नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, बट बाहर ही आके बेटा क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को और एनहेंस करेंगे। सो ये 3 फैक्टर्स होते हैं बेटा जो आपकी बॉडी के अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जनरेट करने में मदद करते हैं बेटा। समझ आया ना। सो आई होप ये आपको भी क्लियर हो गया बेटा। तो लीकेज चैनल्स कैसे मदद करती है, बिकॉज जैसे जैसे पोटेशियम बाहर आता जाएगा अंदर वाला मेम्ब्रेन इंक्रीजिंगली नेगेटिव होता जाएगा और बाहर वाला पॉजिटिव हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप कैसे काम करता है, बिकॉज अभी क्या होगा बेटा, 2 मैंने उल्टा बोल दिया, 2 पोटेशियम बेटा, सॉरी है, 2 पोटेशियम जो है, 2 पोटेशियम बाहर जाएंगे एंड बदले में बेटा 3 सोडियम क्या आएंगे, अंदर आएंगे। सो ये साइकिल चलेगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड जिसकी वजह से फर्दर आप क्या कर रहे हैं बेटा, मोर पॉजिटिव चार्जेस को आप बाहर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से अंदर वाली चीज़ क्या होती जाएगी, मोर नेगेटिव होती जाएगी। क्लियर हो गया। सो दीज आर द फैक्टर्स बेटा दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द पोलराइज्ड नेचर ऑफ न्यूरॉन। ये चीज़ें हैं जो आपके न्यूरॉन को क्या करती है, पोलराइज्ड बनाती है और आपके मेम्ब्रेन को बेटा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट करती है। समझ गया ना बच्चा। सो आई होप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, वो कैसे जनरेट होता है, ये सभी को क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ हम पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से हम एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे करेंगे। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब अभी न्यूरॉन रेस्ट में था, एक्शन पोटेंशियल मतलब अभी न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएगा, अभी न्यूरॉन डीपोलराइज हो जाएगा, तो वो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है। सो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको बेटा पूरी कहानी, तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके ये पढ़ के ये नोट्स लिख सकते हैं। तो ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा, यहाँ पर भी थोड़ा पॉज कर देना और नोट्स जो है रीड करके इनको लिख देना बेटा। तीनों में बता चुका हूँ कौन कौन से रीजंस है। ठीक है। तो यहाँ पे इनका थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी लिखा है, तो इसको आप नोट डाउन कर देना। ठीक है। तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा दैट इज गोइंग टू बी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बेटा, कैसे हम एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। ठीक है। जनरेशन of action potential। जैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ न्यूरॉन बेटा, ठीक है। मान लेते हैं हमारा एक न्यूरॉन है एंड ऑफ कोर्स बेटा यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, डेंड्राइट्स मिलेंगी, डेंड्राइट 1, डेंड्राइट 2, डेंड्राइट 3 और ऐसे बहुत सारी डेंड्राइट्स मिलेंगी। और डेंड्राइट्स के पास क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक नॉब होता है बेटा, या अगर ये सेंसरी है तो इम्पल्स रिसीव करने की इनके पास प्रॉपर्टी होती है ना। मान लेते फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा न्यूरॉन जो आप देख रहे हैं बेटा ये किस स्टेट में है, ये पोलराइज्ड स्टेट में है। ठीक है। तो पोलराइज्ड स्टेट का मतलब ये हुआ कि अभी ये जो न्यूरॉन है बेटा ये होगा बाहर से पॉजिटिवली चार्ज और अंदर से होगा बेटा ये नेगेटिवली चार्ज, है ना, तभी तो इसको पोलराइज्ड बोलेंगे। अब इस जगह पे एक चीज़ पे आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ये पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पे मैं बोलता हूँ बेटा एक्सॉन हिलॉक, हम जानते हैं ना ऑलरेडी एक्सॉन हिलॉक, तो इसको थोड़ा मैं कलर कर देता हूँ। सो ये पॉइंट हमारा कौन है बेटा, एक्सॉन हिलॉक है। अब इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना बेटा। ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारा, रिमेनिंग पार्ट हमारा एक्सॉन है, तो ये रिमेनिंग पार्ट हम ले लेते हैं, ये एक्सॉन है बेटा, दिस इज एक्सॉन। ठीक है। एंड लास्ट वाला पार्ट क्या है बेटा, दिस इज एक्सॉन टर्मिनल या प्री साइनेप्टिक नॉब भी आप बोल सकते हैं।
चलो इसको ज़रा ध्यान से देखिए अभी। सो मान लेते हैं फॉर एग्जांपल बेटा न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में न्यूरॉन कैसा होता है, पोलराइज्ड होता है, और उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है या आसपास की सराउंडिंग्स में, वो कितना होता है, वो -70 मिलीवोल्ट्स होता है। तो मतलब यहाँ पे भी पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो वो कितना होगा बेटा, वो होगा -70 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा इस न्यूरॉन को आपने किसी स्टिमुलाई से एक्टिवेट कर दिया। वो स्टिमुलाई बेटा फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल हो सकता है, वो स्टिमुलाई केमिकल हो सकता है, वो स्टिमुलाई मैकेनिकल हो सकता है, कोई भी XYZ स्टिमुलाई आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ये कोई XYZ स्टिमुलाई है बेटा जो न्यूरॉन से टकराया और न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ। ये XYZ स्टिमुलाई है जो न्यूरॉन से टकराया, न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ। ये XYZ स्टिमुलाई है बेटा जो न्यूरॉन से टकराया, न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ। तो स्टिमुलस कैन बी एनीथिंग ना, जो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। स्टिमुलस कोई एनिमल का टच हो सकता है, स्टिमुलस कोई केमिकल हो सकता है, स्टिमुलस कोई मैकेनिकल फोर्स हो सकता है, तो कोई स्टिमुलस लाइट हो सकती है बेटा, स्टिमुलस साउंड हो सकता है, स्टिमुलस टेस्ट हो सकता है, या स्टिमुलस स्मेल हो सकता है। कोई XYZ स्टिमुलस की वजह से आपने न्यूरॉन को क्या किया बेटा, स्टिमुलेट किया, या नर्व फाइबर को आपने क्या किया, स्टिमुलेट किया। समझ आया ना। जैसे ही आपने स्टिमुलस की वजह से, तो ये यहाँ पे क्या है बेटा, याद रखना है, दिस इज, ये क्या है बेटा, दिस इज स्टिमुलाई, दिस इज स्टिमुलाई बेटा, ठीक है। सो जैसे ही न्यूरॉन बेटा आपके स्टिमुलाई को रिसीव करेगा, सो न्यूरॉन स्टिमुलाई को रिसीव करते ही क्या हो जाएगा बेटा, स्टिमुलेट हो जाएगा। समझ आया ना। और जैसे ही स्टिमुलेट होगा बेटा तो आपकी डेंड्राइट्स में क्या जनरेट होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस डेंड्राइट में मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ, इस डेंड्राइट में मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ, और इस डेंड्राइट में भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ आएगा बेटा, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा सेल बॉडी में। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल बॉडी में आएगा ना। और जैसे ही मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल बॉडी से निकलेगा, सेल बॉडी से निकलने के बाद ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ जाएगा बेटा, ये एक्सॉन हिलॉक में जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, ठीक है। और जैसे ही फॉर एग्जाम्पल ये डेंड्राइट 1 में ले, ये डेंड्राइट 1 था, ये डेंड्राइट 2 है, और ये डेंड्राइट 3 है। डेंड्राइट 1 का मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक पे पहुंचा, डेंड्राइट 2 का मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक पे पहुंचा, डेंड्राइट 3 का मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्सॉन हिलॉक पे पहुंचा। और जब ये अलग अलग डेंड्राइट्स के एक्शन पोटेंशियल्स, अलग अलग डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स एक्सॉन हिलॉक में पहुंच जाते हैं ना, तो एक्सॉन हिलॉक क्या करता है बेटा, इन सारे पोटेंशियल्स को ज्वाइन कर देता है, इन सारे पोटेंशियल्स को ऐड कर देता है, या इन सारे पोटेंशियल्स को सम कर देता है बेटा। समझ आया ना। मान लीजिए फॉर ये पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट्स का था, ये पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट्स का था, ये पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट्स का था। तो जब ये 10 मिलीवोल्ट्स बेटा एक्सॉन हिलॉक पे पहुंचेगा ना, तो एक्सॉन हिलॉक इन सब को कंबाइन करके क्या बना देगा, 30 मिलीवोल्ट्स वाला पोटेंशियल बना देगा। इस प्रोसेस को हम समेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड एज समेशन बेटा। यानी आपके मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स का समेशन न्यूरॉन में कहाँ पे होता है बेटा, न्यूरॉन में एक्सॉन हिलॉक के पास होता है। समझ आया ना। सो जैसे ही अलग अलग पोटेंशियल्स बेटा कहाँ पहुंचेंगे, एक्सॉन हिलॉक में पहुंचेंगे। एक्सॉन हिलॉक को इनको क्या करेगा बेटा, सम कर देगा, ठीक है। और जैसे ये सम बेटा थ्रेशोल्ड से बढ़ जाएगा। अब थ्रेशोल्ड कितना हमारा वो पहले याद रखें, ठीक है। आप जब न्यूरॉन को एक्टिवेट करना चाहते हैं ना बेटा, तो न्यूरॉन का थ्रेशोल्ड बेटा -55 मिलीवोल्ट्स होता है, याद रखेंगे। न्यूरॉन का थ्रेशोल्ड कितना है, -55 मिलीवोल्ट्स। अगर कोई भी डेंड्राइट बेटा सिग्नल आ रही है जो -55 मिलीवोल्ट से नीचे है, तो आपका मेम्ब्रेन बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं बेटा कि आपका मेम्ब्रेन बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करे, तो आपका थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए बेटा, 55 से ज़्यादा होना चाहिए। सो मतलब फॉर्मूला ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ से 10 आया था, यहाँ से 10 आया था, यहाँ से 10 आया था, तो यहाँ पे कितना बन गया, 30 मिलीवोल्ट्स। आपका यहाँ न्यूरॉन बेटा एक्टिवेट नहीं होने वाला है, बिकॉज आपका थ्रेशोल्ड 55 से कम है। जैसे यहाँ से 20 आया, यहाँ से 20 आया, यहाँ से 20 आया, तो सब यहाँ पे सम हो गए, तो कितना बन गया 60, और 60 मिलीवोल्ट्स पे बेटा आपका न्यूरॉन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू एक्टिवेट ए न्यूरॉन और इन ऑर्डर टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल बेटा, आपको एक्सॉन हिलॉक पे क्या मिलना चाहिए, आपको ट्रिगरिंग थ्रेशोल्ड मिलना चाहिए बेटा। जो ट्रिगरिंग थ्रेशोल्ड बेटा ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन बेटा, एक नॉर्मल सिंपल थ्रेशोल्ड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब मान लो फॉर हम मान के चलते कि ये एक्सीड कर रहा है, ये ज़्यादा है बेटा, तो इसके ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एक्सॉन हिलॉक में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा बेटा।
और जैसे ही एक्सॉन हिलॉक में बेटा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, अब आफ्टर जनरेशन ऑफ दिस एक्शन पोटेंशियल ये क्या करेगा, ये प्रोपेगेट करेगा फिर रेस्ट ऑफ एक्सॉन में बेटा। समझ आया ना। सो इस वजह से बेटा एक्सॉन हिलॉक को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिगरिंग जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रिगरिंग जोन। क्यों इसको ट्रिगरिंग जोन बोलते हैं, बिकॉज यही वो जगह है बेटा जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स डेंड्राइट्स के अलग अलग सिग्नल्स को क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। और अगर वो सम होने के बाद बेटा -55 मिलीवोल्ट से ज़्यादा होते हैं तब जाके एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ होता है बेटा, एक्सॉन हिलॉक में। और जनरेशन के बाद वही एक्शन पोटेंशियल कहाँ दौड़ता है, न्यूरॉन के रेस्ट पार्ट्स में दौड़ता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये एक्शन पोटेंशियल है क्या, पहली चीज़, एंड दूसरा ये जनरेट कैसे होता है एक्सॉन हिलॉक में ही बेटा। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा एक्सॉन हिलॉक को डिटेल में देखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम एक्सॉन हिलॉक की तरफ नज़र डालते हैं ना बेटा, इधर देखिए, ये मैंने आपको पूरा एक्सॉन बताया था। मैंने बोला था एक्सॉन में बेटा चैनल्स होती है, वोल्टेज गेटेड चैनल, लीकेज चैनल, डैश एंड डैश। फिर मैंने बोला था वोल्टेज हो या लीकेज हो, पोटेशियम की चैनल ज़्यादा होती है, सोडियम की चैनल्स कम होती है ना। लेकिन जब हम एक्सॉन हिलॉक की तरफ देखते हैं बेटा, हमें पता चलता है दैट एक्सॉन हिलॉक के अंदर बेटा सोडियम चैनल या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो होती है वो बहुत हाई डेंसिटी में होती है, बहुत ज़्यादा होती है बेटा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ पोटेशियम चैनल्स। मतलब इस एरिया के अंदर बेटा आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है बेटा हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम चैनल्स। बेटा यहाँ पे मिलता है हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम वोल्टेज गेट, और वो भी कौन सी चैनल्स बेटा, वोल्टेज वाली है, हाई डेंसिटी ऑफ सोडियम वोल्टेज गेट चैनल्स। अब ज़रा देखो क्या होता है, आपके इस हिस्से ऑफ मेम्ब्रेन को बेटा ऑलरेडी क्या किया गया है, पोलराइज किया गया है ना। इस हिस्से को हमने ऑलरेडी पोलराइज करके रखा है ना, किसकी वजह से, लीकेज चैनल की वजह से एंड वोल्टेज गेटेड चैनल की वजह से। लेकिन जब हम इस हिस्से की बात करते हैं बेटा, जिसको हम एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं, इसके अंदर आपको सोडियम चैनल्स क्या मिलती है बेटा, हाई डेंसिटी ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स मिलती है। ठीक है, और इतनी चैनल्स बेटा बाकी न्यूरॉन के एरिया में या बाकी एक्सॉन के एरिया में कहीं नहीं पाई जाती है। और यही सोडियम चैनल्स बेटा आपके एक्सॉन हिलॉक को कैपेबल बनाती है कि वो क्या जनरेट कर सकता है बेटा, स्पाइक पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। अब एक कैसे स्पाइक पोटेंशियल जनरेट करता है या कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है या कैसे आपके न्यूरॉन को डीपोलराइज करता है, वो ज़रा आपको समझना है इधर बेटा। होता क्या है कि जब सारे डेंड्राइट से बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बेटा एक्सॉन हिलॉक क्या करेगा, ऐड कर देगा। और अगर वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है बेटा, तो ये क्या करता है बच्चा, ये आपकी वोल्टेज गेटेड चैनल्स को खोल देता है 0.5 मिली सेकेंड्स तक। कितने, ठीक है, यहाँ से समझिए -55 मिली वोल्ट आपका थ्रेशोल्ड था ना। अब यहाँ से पोटेंशियल आया, यहाँ से मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया, यहाँ से मेम्ब्रेन पोटेंशियल आया। तो एक्सॉन हिलॉक ने बेटा इन सारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगर ऐड करने के बाद ये -55 से ज़्यादा हो रहा है बेटा, -56, -57, -58 समथिंग लाइक दैट। सो अगर ये बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है दैन दैट ऑफ थ्रेशोल्ड, तो इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होगा बेटा, ये ट्रिगर करेगा एक्शन पोटेंशियल को। मतलब ये शुरुआत करेगा बेटा एक्शन पोटेंशियल की। कैसे शुरुआत करेगा, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को खोल देता है। और कितने सेकंड तक खोल देता है, 0.5 मिली सेकेंड तक खोल देता है। अब जैसे ही बेटा आपकी सोडियम चैनल्स खुलेगी, कितने सेकंड तक, 0.5 मिली सेकेंड्स तक बेटा, तो सोडियम कहाँ जाएगा, सोडियम न्यूरॉन के अंदर जाएगा। सुन लेना इसको ध्यान से बेटा, सोडियम कहाँ जाएगा, सोडियम न्यूरॉन के अंदर जाएगा। और कौन सा सोडियम अंदर जा रहा है बेटा, वोल्टेज गेटेड वाला सोडियम अंदर जा रहा है। यहाँ पे पोटेशियम का तो कुछ नहीं हो रहा है ना, समझ रहे ना। ऑलरेडी बेटा हमने ये कैसे बना के रखा था, प्लस प्लस प्लस, और अंदर से ये माइनस था। क्यों था, बिकॉज यहाँ से पोटेशियम बाहर आ रहा था, सोडियम कम अंदर जा रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, हमने यहाँ पे बहुत हाई डेंसिटी में किनको रखा बेटा, हमने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को रखा। जैसे यहाँ से मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा बेटा, जो एक्सीड करेगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को, तो ये इन चैनल्स को खोल देता है, सोडियम चैनल्स को खोल देता है। तो सोडियम चैनल्स की वजह से सोडियम कहाँ एंटर करेगा बेटा, न्यूरॉन के अंदर एंटर करेगा, एक्सॉन हिलॉक के अंदर एंटर करेगा। समझ आया ना। सो होगा क्या बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बढ़ रहा था ना, बिकॉज ज़्यादा बाहर जा रहे थे, कम अंदर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे सोडियम अंदर आ रहे हैं, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है बेटा। समझ आया ना।
और पॉजिटिव चार्ज बेटा 0.5 मिली सेकेंड्स में इतना ज़्यादा अंदर आएगा कि इस एरिया का, ध्यान से सुनिए, इस एरिया का बेटा जो पोटेंशियल होगा या जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा ना, वो बेटा -55 मिली वोल्ट से चेंज होते होते बेटा कहाँ पे पहुँचेगा, +30 मिली वोल्ट्स पे पहुँचेगा। आप समझिए इसको। अब ये प्लस क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज अभी अंदर से मेम्ब्रेन कैसा हो गया बेटा, प्लस हो गया ना, सोडियम तो अंदर आया है, बाहर वाला एरिया नेगेटिव हो गया। यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, ज़रा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो उल्टा हो रहा है ना, बात समझ रहे हैं। सो क्यों उल्टा हुआ, बिकॉज अभी सोडियम क्या कर रहा है बेटा, अंदर जा रहा है। क्यों अंदर जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे हाई डेंसिटी है बेटा किनकी, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स की, तो पॉजिटिव चार्ज तो अंदर बढ़ जाएगा ना। तो पॉजिटिव चार्ज इससे पहले इस एरिया का पोटेंशियल क्या था, -55, बिकॉज तभी तो बेटा हमारा थ्रेशोल्ड मेंटेन हुआ था, थ्रेशोल्ड तो -55 ही था ना। लेकिन जैसे सोडियम अंदर आया बेटा, सोडियम के अंदर आने की वजह से पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो गया बेटा, +30 मिली वोल्ट्स इंक्रीज हो गया। समझ आया ना। सो ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन्स बेटा आपकी पोलरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। समझ आ रहा है यहाँ पे क्या हुआ, पोलरिटी क्या हो रही है बेटा, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी हो रहा है, रिवर्सल ऑफ पोलरिटी हो रहा है। बिकॉज अभी तक बेटा आपकी पोलरिटी यहाँ पे क्या थी, माइनस था, अंदर प्लस था, बाहर बेटा। लेकिन जैसे ही बेटा एक्सॉन हिलॉक एक्टिवेट हुआ, यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स हो गई, अंदर क्या हो गया बेटा प्लस एंड बाहर क्या हो गया बेटा माइनस। समझ आया। सो इसका मतलब ये है कि आउटर सरफेस जो है वो मोर नेगेटिव बन गया, इनर सरफेस जो है बेटा वो मोर पॉजिटिव बन गया बेटा। और ऐसी कंडीशन में बेटा हम बोलते हैं कि हमारी नर्व जो है, समझना इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो हो क्या यहाँ पे रहा है कि आउटसाइड जो है बेटा, आउटसाइड जो है बेटा वो क्या हो रहा है, वो नेगेटिव हो रहा है, मोर नेगेटिव हो रहा है बेटा। इनसाइड जो है बेटा वो क्या हो रहा है, वो मोर पॉजिटिव हो रहा है। और जब आपकी नर्व का मेम्ब्रेन बेटा, ठीक है, ये पोलराइज्ड नेचर दिखाए कि उसकी पोलरिटी कैसी है कि वो बाहर नेगेटिव है और अंदर पॉजिटिव है बेटा, ऐसी पोलराइज्ड स्टेट को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं और डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और हमेशा के लिए बच्चा याद रख लो कि जब भी आपकी नर्व डीपोलराइज्ड स्टेट में होती है ना, मतलब आपकी नर्व एक्टिव स्टेट में, आपकी नर्व काम कर रही है, आपकी नर्व के अंदर बेटा एक्शन पोटेंशियल दौड़ रहा है बेटा। समझ आया। सो याद रखेंगे कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया अभी बेटा। तो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, हर एक डेंड्राइट से बेटा अपना अपना मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेल बॉडी में पहुंचेगा, सेल बॉडी से वो एक्सॉन हिलॉक में पहुंचेगा। जैसे एक्सॉन हिलॉक में ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल पहुंचते हैं, एक्सॉन हिलॉक बेटा इन पोटेंशियल्स को प्लस कर देता है, सबको कंबाइन कर देता है आपस में। अगर ये पोटेंशियल बेटा -55 मिली वोल्ट से कम है तो आपके आगे वाले न्यूरॉन में कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, न्यूरॉन तब भी रेस्टिंग कंडीशन में ही रहेगा, न्यूरॉन तब भी बेटा बाहर प्लस रहेगा, अंदर माइनस रहेगा। बट अगर ये पोटेंशियल बेटा मोर देन -55 है, मान लो 56 है, 57 है, 58 है, -70 है, वॉट एवर इज़ द मतलब आगे वाला पोटेंशियल, लेकिन 55 से ज़्यादा है, तब क्या होता है बेटा कि ये एक्सॉन हिलॉक जो है उसके अंदर हाई डेंसिटी की सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स पाई जाती है, वो खुल जाती है। सोडियम चैनल जब खुलेगी बेटा तब वो ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को कहाँ खींचेंगी बेटा, अंदर खींचेगी। तो अंदर सोडियम बढ़ जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अंदर का चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाहर का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बिकॉज सोडियम बाहर से अंदर आ चुका है, क्लोराइड आयन बेचारा बाहर अकेले बैठा हुआ है, तो बाहर नेगेटिव हो गया ना। सो अभी तक आपका पोलरिटी मेम्ब्रेन का ये वाला था, बाहर प्लस अंदर माइनस, लेकिन अभी वो उल्टा हो गया ना, अंदर क्या हो गया प्लस, बाहर क्या हो गया माइनस। सो रिवर्सल ऑफ पोलरिटी बेटा जब आपकी न्यूरॉन की होती है, ऐसी कंडीशन में बेटा बाहर नेगेटिव होता है, अंदर पॉजिटिव होता है, ऐसी कंडीशन को हम डीपोलराइज्ड बोलते हैं। और इन शॉर्ट में बोलते हैं कि नर्व क्या हो चुका है बेटा, एक्टिवेट हो चुका है। क्लियर हो गया। तो ये डीपोलराइज्ड स्टेट है। अब और एक स्टेट आता है बेटा जिसको हम रीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। अब रीपोलराइज्ड स्टेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बोला आपकी सोडियम चैनल्स कितने समय तक खुलती है, 0.5 मिली सेकेंड तक खुलती है, अभी बोला ना। सो जैसे बेटा 0.5 सेकेंड तक आपकी सोडियम चैनल्स खुलेंगी तो मतलब आपके सोडियम एक्टिवेशन गेट्स जो सोडियम के है बेटा वो खुल जाएंगे, वो सोडियम अंदर आएगा, ठीक है।
लेकिन जैसे ही ये 0.5 सेकंड्स का समय ख़त्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना, तो अब क्या होगा बेटा, अब ये सोडियम गेट्स जो है बेटा ये क्लोज हो जाते हैं। और जैसे सोडियम गेट्स क्लोज होंगे, इधर देखिए ये अभी खुले हुए थे ना, सोडियम अंदर आ रहा था बेटा 0.5 मिली सेकेंड्स तक बेटा, ठीक है। लेकिन जैसे बेटा 0.5 मिली सेकेंड्स ख़त्म हो जाएंगे तो ये गेट्स बंद हो जाएंगे ना, ये गेट्स बंद हो गए बेटा। और जैसे ये गेट्स बंद होंगे पोटेशियम चैनल्स क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। पोटेशियम चैनल्स बेटा अपना काम दोबारा से शुरू करना शुरू करेंगी। और क्या होगा बेटा, पोटेशियम चैनल्स पोटेशियम को बाहर भेजना शुरू करेंगे बेटा। चलो मैं इसको इधर दिखा देता हूँ क्या बता रहा हूँ मैं। इसको इधर समझे। ठीक है, अभी हमको देखना है बेटा कि हम नरू को वापस पोलराइज कैसे करते हैं, जिस प्रोसेस को हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे होता है। बिकॉज नरू को वापस रीपोलराइज भी होना पड़ेगा ना, तभी जाके दोबारा वो फिर डीपोलराइज हो सकती है बेटा। सो वो हम कैसे करते हैं। सो होता क्या है बेटा, शॉर्टली आफ्टर द एक्टिवेशन गेट्स ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन, जैसे बेटा थोड़ी देर के लिए 0.5 मिली सेकेंड्स के लिए जब आपकी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाती है ना, तो सोडियम अंदर आया और आपकी नरू डीपोलराइज हो गई, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। आफ्टर 0.5 मिली सेकेंड्स बेटा ये चैनल्स क्या हो जाएंगी, अगेन बंद हो जाएगी, तब जब तक बाहर से बेटा और एक इम्पल्स ना आ जाए, ठीक है ना, तो ये बंद हो जाएंगी ना। जैसे बंद होंगी तो अगेन कौन खुलेंगे बेटा, लीकेज चैनल्स, जो हम ऑलरेडी जानते हैं बेटा, पोटेशियम लीकेज चैनल्स, सोडियम लीकेज चैनल्स बेटा। तो जब वो चैनल्स अगेन खुल जाएंगी तो वो क्या शुरू करेंगी बेटा, वो अगेन अपना नॉर्मल काम शुरू करेंगी। अब उन चैनल से बेटा बाहर कौन आना शुरू करेगा, पोटेशियम, समझ आया ना। और अंदर कौन जाना शुरू करेगा, सोडियम। लेकिन सोडियम तो बेटा कम जाएगा ना, बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं लीकेज चैनल ज़्यादा होती है, पोटेशियम चैनल्स कम होती है। लीकेज पोटेशियम चैनल ज़्यादा होती है, लीकेज सोडियम चैनल्स कम होती है बेटा। सो जब यहाँ पे बेटा पोटेशियम बाहर जाना शुरू करेगा, मतलब पोटेशियम का इफ्लक्स होगा, सोडियम का बेटा इनफ्लक्स होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता बेटा आफ्टर फ्यू सेकेंड्स या आफ्टर सम टाइम बेटा आपका मेम्ब्रेन वापस कहाँ पे आएगा, -70 मिलीवोल्ट्स पे आएगा। मतलब मेम्ब्रेन वापस कहाँ पे आ गया बेटा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे आया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रीपोलराइजेशन बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं, रीपोलराइजेशन नाम देते हैं। लेकिन होता क्या है बच्चा कि जो ये पोटेशियम गेटेड चैनल्स होती है ना, जब ये -70 मिलीवोल्ट्स पे पहुंचते हैं ड्यूरिंग रीपोलराइजेशन बेटा, ये यहाँ पे रुकती नहीं है, ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा देर तक खुली रहती है या थोड़ा और समय तक खुली रहती है, जिसकी वजह से बेटा ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है बेटा कि मेम्ब्रेन के अंदर -70 से बेटा -90 मिलीवोल्ट्स तक क्या आता है, रीपोलराइजेशन आता है। सो दिस -90 मिलीवोल्ट रीपोलराइजेशन जो है ना, इसको हम नाम देते हैं बेटा हाइपर पोलराइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। समझ आया। सो अगर इसका आप एक ग्राफ भी ड्रॉ करना चाहे तो ग्राफ मतलब समझाने के लिए बेटा कैसे ये सब कुछ होता है, तो मैं अगर इधर एक ग्राफ ड्रॉ कर पाता हूँ, कहीं पे रुक जाइए, यहाँ तो जगह नहीं है, चलो इधर इस कोने में इधर मैं ग्राफ एक ड्रॉ कर देता हूँ। सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बेटा ये हमारा ग्राफ है ऐसे, ठीक है ना। एक साइड में हम लिख रहे हैं बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट्स। सो यहाँ से हम लिख देते हैं बेटा मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट्स, एमवी शॉर्ट में मिलीवोल्ट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल -70 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मिनट रुक जाइए, तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन मिलीवोल्ट्स है बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल -70 मिलीवोल्ट्स है, ठीक है, -55 मिलीवोल्ट्स है, 0 है एंड +30 मिलीवोल्ट्स है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल बेटा हमने क्या किया, ये हमारा एक नर्व रेस्टिंग पोटेंशियल में था, बिकॉज -70 तो रेस्टिंग पोटेंशियल है ना। और यहाँ पे बेटा इस नर्व को आपने स्टिमुलस दे दिया, एस मतलब स्टिमुलस दे दिया।
और जैसे आप इसको स्टिमुलस देंगे बेटा तो ये कहाँ की तरफ जाएगा, -50, वे थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है ना, तो ये -55 मिलीवोल्ट्स की तरफ जाएगा, -55 मिलीवोल्ट्स। अगर ये थ्रेशोल्ड बेटा -55 से ज़्यादा है और जैसे ही -55 की बाउंड्री को क्रॉस करेगा बच्चा, तो यहाँ से क्या शुरू होगा, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका एक्शन पोटेंशियल बेटा, या मैं बोल सकता हूँ डीपोलराइजेशन फेज शुरू हो रहा है। जो डीपोलराइजेशन फेज कहाँ तक चलेगा, +30 मिलीवोल्ट्स तक चलेगा। ठीक है, अब यहाँ तो +30 पे जब पहुँचेगा बेटा, तब तक तो बेटा हमारी चैनल बंद हो जाएगी, बिकॉज वो 0.5 मिली सेकेंड्स तक ही खुली रहती है। सो जैसे वो चैनल बंद हो जाएगी तो अगेन यहाँ से क्या शुरू होगा बेटा, यहाँ से डिक्लाइन शुरू होगा, बिकॉज अब क्या आ रहा है बेटा, अब आ रहा है रीपोलराइजेशन। सो जब रीपोलराइजेशन -70 पे पहुँचेगा ना, यहाँ पे रुकना चाहिए था, बट यहाँ पे रुकेगा नहीं, बिकॉज पोटेशियम चैनल्स थोड़ी और देर के लिए क्या रहती है बेटा, खुली रहती है। सो ये थोड़ा सा लोअर पीक दे देगा बेटा ऐसे, समझ आया ना। और लोअर पीक के बाद अगेन ही रिटर्न होके बेटा कहाँ पे आएगा, अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा। और जो इसका नॉर्मल स्टेट क्या है बेटा, दैट इज़ -70 मिलीवोल्ट्स। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख दूँ बेटा, सो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। एस रिप्रेजेंट कर रहा है स्टिमुलाई को। ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन को बेटा, है ना। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रीपोलराइजेशन को। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपरपोलराइजेशन को। और हाइपरपोलराइजेशन बेटा 70 से कम होगी ना, मतलब 70 से ज़्यादा होगी माइनस में, तो वो लगभग इधर कहीं पे बेटा -90 वैल्यू आ जाएगी। समझ आया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटा नर्व इम्पल्स कैसे बनता है, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, एंड कौन कौन से चैनल्स बेटा नर्व इम्पल्स को मेंटेन करने में, ट्रांसमिट करने में एंड कंडक्ट करने में मदद करती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे बेटा साइनेप्स, साइनेप्स क्या होता है और साइनेप्स की कितनी टाइप्स होती है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स का मतलब क्या होता है और केमिकल साइनेप्स का मतलब क्या होता है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये ख़त्म करने के बाद हम डायरेक्टली किस पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे आते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए इंशाल्लाह मैं आपको कल मिलूँगा बेटा विद द न्यू पार्ट। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द साइनेप्स बेटा। ठीक है, टाइम कितना, 1 मिनट रुक जाइए। साइनेप्स अभी करा सकते हैं क्या, नहीं चलो कल ही करा दें, बिकॉज टाइम फिर आईपैड बंद हो जाता है, मेमोरीज में ज़्यादा है नहीं। तो ये नोट्स बेटा आप थोड़ा सा पॉज करके इन नोट्स को एक बार पढ़ लेना, यही मैंने आपको समझा दिया बेटा अभी। ठीक है, या आप इनको लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। तो साइनेप्स वाला पोर्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए खुदा हाफ़िज़।